हेलो क्लास 10th। अभी जो चैप्टर स्टार्ट करना है 4th। आई थिंक मेटल नॉन मेटल्स खत्म हो चुका है और मैं आज ही छोटा सा ही, इसमें 2-3 टॉपिक ही हैं। ऑलमोस्ट आज में ये कवर हो जाएगा। यस, थोड़ा मुझे कोल्ड है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बट इट्स ओके। वी विल स्टार्ट। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन जो है बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है। आपको मैक्सिमम चीज़ों में तो नहीं पर काफ़ी चीज़ों में कार्बन देखने को मिल जाता है। सॉरी, जैसे कि वुड है, लकड़ी है, ओके, कोई प्लास्टिक में भी हो सकता है, और कोल, पेट्रोलियम, इवन लिविंग बींग्स में भी कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के बड़े इंपॉर्टेंट ही कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज बता रखी है कि अर्थ की क्रस्ट में कार्बन कितना है, अराउंड एबंडेंस के बारे में बात की गई है। एक मिनट, ओके। अर्थ की क्रस्ट में आपका है, अरे यार ये क्या हो जाता है बीच बीच में, चलो। अर्थ की क्रस्ट में आपके है abundance, yes, no, it's okay. ओहो यार, मैंने बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, यस, नेक्स्ट। तो अर्थ की क्रस्ट में अबंडेंस है 0.02%, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आपको पता है ना, आपने पढ़े हैं। मेटल जो जनरली है वो कार्बोनेट्स, और मैं आपको बता दूं अगर नहीं भी पढ़ा हो कि मेटल जो है अर्थ के अंदर क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में जनरली कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में जो मेटल मिल रही है, मतलब ये क्या है, ये कार्बन से बने हैं ना। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, जो 9th क्लास में हमने किया था। एंड वेराज कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है, एटमॉस्फेयर में है 0.03%। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, में भी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो और भी गैसेस हो सकती हैं। उसके बाद हमने पढ़नी है जो मेन टॉपिक है, बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, द कोवेलेंट बॉन्ड, एक हेडिंग दी है कि जो कार्बन बॉन्डिंग शो करता है वो कोवेलेंट है। कोवेलेंट बॉन्डिंग उसे कहते हैं। उसका मतलब क्या है, देखिए जनरली क्या था, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक आयनिक कंपाउंड पढ़े थे पिछले चैप्टर में, है ना। आयनिक कंपाउंड पढ़े थे। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली, आपको मैंने बताया था, जो डिसॉल्व करने पर आयंस में टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर हमने वहां पर, अगर आपको ध्यान हो तो, हमने उनकी फॉर्मेशन के बारे में भी बात की थी कि जैसे NaCl कैसे बना। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसे, क्लोरीन को। ठीक है, तो सोडियम किस में चेंज हो गया, सोडियम पॉजिटिव में, और क्लोरीन चेंज हो गया आपका Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर जो था वो जो बॉन्ड बना Na और Cl के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना। इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करना पड़ा तब बना। जबकि इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, कि ऑब्वियस सी बात है, हर एटम की जो टेंडेंसी है टू टेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। हर एटम अपनी आउटर शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहता है, जिसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उनका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, क्लियर। तो जो एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, वो ये चीज, वो भी ऑब्वियसली बात है, वो भी अपनी आउटर शेल को कंप्लीट कर रहे हैं। पर वो जो तरीका है आउटर शेल को कंप्लीट करने का, आयनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंट है। आयनिक कंपाउंड या तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके अपने आउटर शेल को फुलफिल करते हैं। ठीक है, बट वेयर एज इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इसको समझते हैं कि कैसे मुश्किल है। देखो, या तो अब कार्बन के पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 6, है ना, यू नो दैट, एटॉमिक नंबर 6 है। तो मतलब अगर मैं K और M शेल में डिवाइड करूं, इलेक्ट्रॉन को कितने आएंगे K में, आपको मैंने बताया था ना, KLMN, है ना। तो K और L शेल, सॉरी L आएगा ना, KL में अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कितने आएंगे, K में मैक्सिमम 2 आते हैं, 2, और L में कितने आएंगे, 4, तो 2 और 4। ठीक है, तो
नाउ तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल जो कि L है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये अगर मैं बात कर रही हूँ अगर ये आयनिक कंपाउंड बनाए, ठीक है, अगर ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो ये क्या कर सकता है, या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना, और या फिर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन चार और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तभी या तो अपने चारों के चार क्या करे, लूज कर दे, तो क्या बन जाएगा, K2 बन जाएगा, वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्या कर सकता है कि चार इलेक्ट्रॉन किसी और से गेन कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, K2L8, है ना, तो वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर मुसीबत क्या आ गई है कि अगर आपका कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जाहिर सी बात है वो कैसा आयन बनेगा, C4 नेगेटिव बनेगा, है ना। But it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. देखो अब ये लाइन थोड़ी सी किसी कईयों को तो समझ में नहीं आई होगी, है ना। कार्बन जो कि एटॉमिक नंबर 6 है, जितना एटॉमिक नंबर होता है हमें पता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। और एक चीज और बताई थी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम, ठीक है। तो कार्बन के केस में भी अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो बच्चे प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, ठीक है। अब अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, प्रोटॉन तो गेन नहीं किया, प्रोटॉन तो उतना रहेगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है ना, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होगा, तो प्रोटॉन तो 6 ही है। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब एटम में क्या होता है, मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है प्रोटॉन्स की वजह से, वो जो बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन है उसे पकड़ कर रखता है, उसको होल्ड करके रखता है ड्यू टू attractive force, ठीक है, that will be between the nucleus and the electron, ठीक है, ओके। बट अगर एक बात बताओ, ठीक है, अब मैं हूं बीइंग अ टीचर, मेरे पास क्लास में 40 स्टूडेंट्स दिए हैं, है ना, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स दिए जाते हैं बिकॉज इट्स इजी टू कंट्रोल देम, ठीक है। 40 बच्चों को एक साथ क्लास में कंट्रोल करना इजी है। अभी मैं बोलूँ कि 40 तुम बाहर से और ले आए, क्लास में एकदम होच पोच हो गई है ना, 40 बच्चे बाहर से आ गए, अब वो अकेला टीचर 80 स्टूडेंट्स को कैसे संभालेगा, संभाल पाएगा क्या, नहीं संभाल पाएगा जी, 80 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 6 प्रोटॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन थे इनिशियली, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को इजिली होल्ड कर पा रहे थे, संभाल पा रहे थे, और अब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए और प्रोटॉन 6 ही है सिर्फ, तो ये इनको होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कार्बन जनरली C4 नेगेटिव अनायन कभी नहीं बनाता, ठीक है, ओके। और दूसरी मैंने जो पॉसिबिलिटी बताई थी कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, C4 पॉजिटिव, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है क्या, देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, पहली बात इलेक्ट्रॉन जब भी निकालने होते हैं ना एटम से, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एटम से तो आपको उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत लार्ज एनर्जी जो कि यूजली उसको अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, उसको जनरली इतना एनर्जी अवेलेबल नहीं होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर दे। फिर दूसरी बात क्या है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ठीक है, तो प्रोटॉन तो वही 6 रहेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे, 6 में से 4 रिमूव कर दिए, 6 में से 4 रिमूव कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट 2, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेगा। अरे जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो कंपेरेबल हैं, जितना कोशिश होता है कि जितना प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए बाहर, जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होना चाहिए। 1-2 का फर्क हो सकता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट 4 का फर्क होना, चार डिजिट्स का फर्क होना, ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, ओके। तो कार्बन जनरली ना तो C4 नेगेटिव अनायन बनाएगा ना C4 पॉजिटिव कैटायन बनाएगा, तो फिर कार्बन करेगा क्या अपनी ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, तो कार्बन शेयरिंग करता है, इट विल शेयर, ठीक है, शेयरिंग मैं बताऊंगी कैसे करेगा, ठीक है।
तो अभी एक चीज समझ लो कि अब अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बैलेंस समझते हो ना, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना उनको ही शेयर करेगा, जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है ना इनर शेल में उनकी शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, क्लियर। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करेगा, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर हमने हल्का सा इन्होंने बताया है, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, देखो एलिमेंट्स एलिमेंट में लिख दिया है। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो के में कितना जाएगा, 1 ही जाएगा। कार्बन, कार्बन का कितना है बच्चे, 6 है, तो के में तो मैक्सिमम 2 जाते हैं ना, तो 2 मैंने कार्बन में के में भेज दिए, बचे 4 कहाँ जाएंगे, एल में, है ना। सिमिलरली नाइट्रोजन के जाएगा, के में कितने जाएंगे 2, और बचे कितने, नाइट्रोजन में 7 होते हैं तो कितने बचे 5, 5 कहाँ जाएंगे एल में। ओके, नाउ कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे 8। ये सारे एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर टिप्स में होने चाहिए। मैंने क्लास 9th में कराया था, 10th में मेरे पास बच्चा ये कोई कह ना दे कि मुझे एटॉमिक नंबर नहीं आता, ठीक है, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। ठीक है, ऑक्सीजन जिसमें एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 2 कहाँ जाएंगे के में, बच्चे कितने 6, 6 कहाँ जाएंगे एल में। ओके, अब क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 के में 8 एल में, एल में मैक्सिमम 8 ही जाते हैं, 8 to 10 बचे कितने 7, वो एम में जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का देख लिया ना, अपने हाइड्रोजन के में 1 है, अभी देखना हाइड्रोजन कैसे बनेगा। अब ये हाइड्रोजन एटम आया, ये एक्स क्या शो कर रहा है बच्चे, ये एक्स शो कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक्स शो कर रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको शो कर रहा है। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन एटम आया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स लिखा हुआ है। अब अगर ये शेयरिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, ये क्या कहेगा कि अब देखो ये एक दूसरे को दे नहीं सकते, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि हम शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब क्या है कि इन्होंने एक दूसरे के बीच में इन्होंने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि मेरे इलेक्ट्रॉन पर तेरा राइट होगा और तेरे इलेक्ट्रॉन पर मेरा राइट होगा। ये हाइड्रोजन से क्या कह रहा है कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, कि इस पर मेरा राइट भी होगा और मेरे इलेक्ट्रॉन पर तेरा राइट भी होगा। तो मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, एक यहाँ से और यहाँ से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए इन दोनों पर इन दोनों का ही राइट इक्वल होगा। ये ऐसे समझिए कि जैसे कि ओके, जैसे कि मैंने बोला कि 2 प्रोजेक्ट लाने हैं, एक टीचर ने बोला है क्लास में 2 प्रोजेक्ट लाने हैं, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ कि तुम्हें नहीं पता था कि 2 प्रोजेक्ट लाने हैं, तुम स्कूल में आए हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी इतनी जल्दी कैसे प्रोजेक्ट बनाए हम। तो आपने क्या किया, आपने अपने फ्रेंड से बात की कि तूने कितने प्रोजेक्ट बनाए। तुमको पता चला कि तुम्हारे दोस्त ने भी कितना बनाया है, एक ही बनाया है। अब तुम्हारे पास भी एक है, तुम्हारे दोस्त के पास भी एक ही है, तो तुमने क्या किया कि अरे ऐसा कहेंगे कि ऐसा, चल हमारे पास है, उस तुम्हारे को आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि मैम को बोल देंगे कि हम दोनों ने मिलकर ये 2 प्रोजेक्ट बनाए। तुमने वो एक अपना प्रोजेक्ट भी उसे दे दिया और उसका भी अपना आप ले लिया। समझ रहे हो ना कि नहीं, 2 प्रोजेक्ट थे ना, एक तुम्हारा और दोस्त का, है ना। तो जो प्रोजेक्ट तुम्हारा था वो भी तुमने उसको बोला कि इस पे तेरा भी राइट है और मेरा भी राइट है, और जो प्रोजेक्ट तुम्हारे दोस्त का था उस पर तुम्हारे दोस्त का भी राइट है और तुम्हारा भी है। तो तुमने अपने दोस्त का और अपना प्रोजेक्ट इकट्ठा रखा और तुम दोनों साथ में खड़े हो गए और ये कह रहे हो कि ये दोनों प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने अपने प्रोजेक्ट को शेयर किया है। ठीक है, लॉस और गेन अलग होता है। लॉस और गेन कैसे होता कि जैसे तेरे पास तो 1 प्रोजेक्ट है और मेरे पास तो 3 प्रोजेक्ट्स है, मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बना लाई, मैं एक एक्स्ट्रा बना लाई, तो को एक की जरूरत है, तो मैंने अपना एक तेरे को दे दिया है, मैंने उस पर कोई राइट नहीं रखा, ठीक है, वो मैंने तुमको दे दिया, फिर वो तुम्हारा हो गया। ठीक है, अभी शेयरिंग में क्या हुआ कि हम उस पर जो शेयर कर रहे हैं एटम इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों का इक्वल राइट रहता है। ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि तो ये नहीं बोल सकता कि मेरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला नहीं है मेरा। ठीक है, इन दोनों पर अब इन दोनों का इक्वल राइट है। ठीक है, क्लियर। तो ये होती है हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो तो हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली, शेयरिंग के बाद देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का इक्वल हक है, तो इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 है।
है तो इलेक्ट्रॉन दो है, मैं राइट की बात करूँ, दोनों का इक्वल है ना, तो ये हाइड्रोजन भी क्या कहेगा, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन भी क्या कहेगा, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों का क्या है, दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया और आपका मॉलिक्यूल जो है H2 बन गया है। सिमिलरली कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद है, अभी बताया था एटॉमिक नंबर 8, देख लेना पीछे करके। 2 6 के में 2 जाएंगे, एल में 6 जाएंगे, तो क्या देखो 6 इलेक्ट्रॉन शो करता है। ये जो x है, एक x क्या दिखा रहा है, एक x एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो कितने x लगाऊं मैं, 6, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमें, मैंने अभी भी बताया था तुमको कि ये जो शेयरिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इनर मोस्ट नहीं देखने, तो 8 के 8 ड्रॉ नहीं करने हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। तो 2 4 6 है ना, दिखा दिए ना, कितने x हैं, 6x है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6x है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेंगे, इसको कितने चाहिए बच्चे, इसको 2 चाहिए, और इसको, इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिए, एक दूसरे के साथ शेयर कर दिए। देखो शेयरिंग कर दी है ना, ये इस वाले के आ गए और ये वाले इस वाले ऑक्सीजन के आ गए, है ना। तो देखो अब ये चारों इलेक्ट्रॉन पर दोनों का इक्वल राइट है। अब अगर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करे, है ना, तो कितने हैं, 2 4 6 8, है ना, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। नाउ कम टू दिस ऑक्सीजन, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 4 6 8, मतलब इसका भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, हेंस O2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ऐसे होती है हमारी शेयरिंग। अब मैं तीसरा दिखाती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो कितना होगा देखो, 2 ये है ना, 7, हाँ सॉरी, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करो K और L में, K में कितने जाएंगे 2 और L में जाएंगे 5, है ना, 7 है ना, ठीक है। तो L में जो 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं वही आपके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपको कौन से शो करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो 2 इधर शो कर दिए, 3 इधर शो कर दिए, सिमिलरली इसने भी 3 इधर शो कर दिए, 2 इधर शो कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, और L में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 3 मोर इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। उसके पास 5 है और L में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए, दोनों को 3-3 चाहिए ना, इसलिए शेयरिंग कितने की इलेक्ट्रॉन की कर दी, 3-3 इलेक्ट्रॉन की कर दिया जी। अब ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करे तो कितने आएंगे इसके पास, 3 6 8, है ना। सिमिलरली दिस नाइट्रोजन 3 6 8, मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। देखो अब यहाँ पे 3 लाइन क्या शो करी है बच्चे, 3 लाइन क्यों शो करी है, यहाँ पर एक लाइन एक बॉन्ड शो करती है, एक लाइन एक बॉन्ड शो करती है, और एक जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्योंकि देखो अब आप एक बॉन्ड, अभी सोचो कि मैं बोलूं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड के लिए कम से कम ये तो एक मैं होंगी और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना, 2 पर्सन के बीच में फ्रेंडशिप है ना, तो कोई भी बॉन्ड है वो एटलीस्ट मिनिमम 2 के बीच में तो होना ही चाहिए ना। तो ये जो बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, एक इधर का इलेक्ट्रॉन और एक इधर का। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, शेयरिंग में, शेयरिंग वाले देखो 2 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 लगेंगे, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हमने शो कर दिया। सिमिलरली ऑक्सीजन में कैसे शो किया था, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे 2 बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तो मतलब एक ही बॉन्ड बन पाएगा। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे है। अब देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल दिखाया हुआ, ये वाला, एक मिनट कहाँ गया, ये वाला बच्चे, ये फिगर 4.5, यहाँ पर आपको मीथेन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो ये कैसे हुए हैं जी, देखो अब यहाँ पे देखो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, तो मैंने जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको X से शो कर दिया, मैंने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को X से शो कर दिया।
1x सेकंड वाला, थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, चारों x दिखा दिए क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब ये अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके पास हाइड्रोजन आए, है ना, हाइड्रोजन एटम उसके पास आ रहे हैं, तो पहले एक हाइड्रोजन आया, ये देखो ऊपर वाला ये आया पहले। अब हाइड्रोजन के पास कितना था बच्चे, वैलेंस 1, है ना, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर कर लिया, है ना। अब इसका पास 1 है तो ये भी कितना देगा, 1 ही देगा, इसलिए एक x लिखा है यहाँ पर, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि सामने वाला 1 ही उसकी कैपेसिटी है शेयर करने की, 1 ही उसे शेयर करना है, तो ये भी 1 ही शेयर करेगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद अब कितने हो गए जी, 5, है ना, 4 पहले से थे, एक और शेयर कर लिया हाइड्रोजन का तो 5 बन गए, अभी 3 और चाहिए, तो फिर सिमिलर इसने ऐसे शेयरिंग किससे कर ली, किसी दूसरे हाइड्रोजन से कर ली, तो 6 हो गए। फिर सिमिलर शेयरिंग इस किसी तीसरे हाइड्रोजन से कर ली तो 7 हो गए इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और सिमिलर शेयरिंग इसने किसी फोर्थ हाइड्रोजन के साथ कर ली, तो यहाँ पर अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8, ठीक है, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो CH4 मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कार्बन किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग कर रहा है। अच्छा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, आपको पता होगा एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स अगर आपको याद हो तो एलोट्रोप्स मतलब एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती हैं, डिफरेंट, याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, उल्टा मत कर देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1 इज द डायमंड, सेकंड इज द ग्रेफाइट, थर्ड इज द फुलरेन, बंकमिंस्टर फुलरेन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। C60 क्यों बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे ये 60 कार्बन से मिलकर बनी है, 70 कार्बन से भी मिलकर बनती है, बट जनरली जो होती है वो 60 वाली होती है, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है ना, ये जो रेड बॉल है ये क्या है बच्चे, ये रेड बॉल कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन कितने, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अभी देखा ना 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा था ना, तो 4 बॉन्ड बना रहा था, तो कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसका पहले कार्बन से, सेकेंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, सिमिलरली 1 2 3 4 ऐसे कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इनकी जो है आपको पता है, डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वेराज ग्रेफाइट आपका अच्छा कंडक्टर है, आपने इसको मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल जनरली अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, बट स्टिल ग्रेफाइट आपका अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, लेयर समझ रहे हो, ये जो लेयर है ना, 3 आपको 3 ये हेक्सागन दिख रहे हैं ना, ये एक लेयर है, और इसके नीचे ये कोई दूसरी लेयर है, आप कॉपी की तरह समझ लो, जैसे कॉपी का एक पेज है फिर उसके नीचे दूसरा पेज है, ठीक है, और इन दोनों पेजेस के बीच में सपोज करो कि थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक जो लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है, ठीक है, स्लिप कर जाएगी क्योंकि गैप होता है, तो इसकी वजह से जो आपका ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ होता है काफी, ठीक है, स्मूथ और स्लिपरी होता है क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो फुलरेंस है वो आपका लैब में बनाया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना मुझे, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का वो डॉट स्ट्रक्चर है सारे जो बनाए ना हमने, उसे डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और मीथेन का बनाया था ना हमने, ऐसे आपको CO2 का बना के दिखाना है, ठीक है। और ऐसे ही आपने बनाना है सल्फर का मॉलिक्यूल, जो सल्फर का मॉलिक्यूल है जनरली वो 8 सल्फर एटम से मिलकर बना होता है, तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, S8 बोलते हैं, 8 सल्फर से मिलकर सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको आपने बना के दिखाना है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 286, है ना, 286, तो थर्ड वाले के पास कितने हैं, 6 हैं, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो सल्फर को भी कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, तो देखो कैसे बनेगा, S8 सल्फर 8 एटम है, ठीक है, बना के देखना। उसके बाद है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर मतलब कि आपको पता है कि कार्बन हर जगह में है और
इतने कार्बन जनरली हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन से भी बना लेता है, कार्बन कार्बन का भी बड़ा बॉन्ड बनते हैं, और कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन भी बनाते हैं। लॉन्ग चेन मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड की लॉन्ग चेन बन जाती है कई कई नंबर ऑफ कार्बन से, ठीक है क्लियर। उसके बाद तो यहाँ पर वर्सटाइल नेचर के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जो दो फैक्टर हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन के लिए, तो एक तो इसकी पहली बात ये है कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। मैं तुमको बताया था गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो C17 मॉलिक्यूल, C20 कार्बन मतलब स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बना सकते हैं चेन में, ठीक है। एक कार्बन दूसरे से अटैच है, दूसरा कार्बन तीसरे से अटैच है, ऐसे लॉन्ग चेन कार्बन बनाने की टेंडेंसी रखता है, और जो लॉन्ग चेन होती है वो स्टेबल होती है इसलिए वो बन जाती है, तो कार्बन के लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना कार्बन की, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये कैटिनेशन, क्योंकि ये यूनिक एबिलिटी ऑफ फॉर्म बॉन्ड विद अदर्स। उसके बाद अब ये ब्रांच चेन भी बना लेता है, रिंग्स भी बना लेता है, आगे आगे जैसे पढ़ोगे देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो है, जो कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हालांकि ये सिलेबस में अभी है नहीं, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वर्सेटाइल नेचर है, ये टॉपिक तो है सिलेबस में, बट जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये सिलेबस में नहीं है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो ना। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब कितने एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, दूसरा कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 1 बॉन्ड बनता है। सिमिलरली अगर कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, डबल या ट्रिपल, तो क्या होगा, डबल और ट्रिपल में वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल में कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कार्बन कार्बन के बीच में, या 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो उन कंपाउंड्स में जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है उन्हें सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, एस सैचुरेटेड सिंगल, ओके क्लियर। उसके बाद इस तरह की प्रॉपर्टी रखने वाला और कोई इतना एलिमेंट है नहीं। सिलिकॉन जो है वो थोड़ी बहुत बना लेता है 7 और 8 एटम तक, मतलब 7 और 8 एलिमेंट्स सिलिकॉन के बना लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना पाते। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है ये कार्बन के पास ही है, इसलिए कार्बन काफ़ी आपको कार्बन वर्सेटाइल माना गया है। दूसरी बात क्या है कि जो कार्बन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी या कार्बन की 4 है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पता है ना क्या फ़र्क होता है। वैलेंसी बच्चे होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर कोई एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लूज या गेन करना है जितना भी, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में, समझ रहे हो ना फर्क। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में वो तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पड़ेगा किसी एटम को सो दैट कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो फुलफिल हो जाए, कंप्लीटली फिल हो जाए, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि कार्बन के देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मैक्सिमम कितने होते हैं बाहर आउटर मोस्ट शेल में, एल में 8 होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 4 का रिक्वायरमेंट है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 हो गई है, ठीक है क्लियर। तो ये 4 अदर एटम से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। जैसे मीथेन में आपने देखा उसने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया ना, तो वो 4 अलग एटम से भी बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से तो ये जनरली जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, इन सब से वो काफी ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ओके। ऊपर से दूसरी बात क्या है कि जो बॉन्ड बनता है कार्बन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, वो काफी एक्सेप्शनली स्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्शनली स्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि वीक बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड नहीं बनाता,
ठीक है, जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो आपका स्टेबल रहता है और डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा मैं बता दूं मोर टू नो के बारे में थोड़ा सा, कि कार्बन के जो 2 फीचर हैं जो अभी हमने पढ़ा, एक तो टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी समझ गए ना, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, 4 के लिए जो यूज होता है वो टेट्रा है ना, मोनो, डाया, ट्राई और टेट्रा, है ना, तो टेट्रा इस मतलब 4, टेट्रा मीन्स 4, तो 4 वैलेंसी है, तो इसलिए टेट्रावेलेंसी। एंड कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या था, टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ठीक है, क्लियर। ये दोनों क्या करते हैं, इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन आपका मेन कंपोनेंट होगा, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। और एक और चीज इसमें बताया था, तो यहाँ पर उन्हें चलो ये तो छोड़ दो, तुम्हारे मतलब की नहीं है, कार्बाइड्स को छोड़ दो और बाकी सब जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट कहते हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुम्हारे पास को लेना देना है नहीं। अभी कार्बाइड्स की तो तुम्हें कार्बाइड्स के बारे में तो पढ़ना नहीं है, तो अभी के लिए इसका कोई यूज है नहीं, तो ये सिलेबस में नहीं है जी, जिसमें मैंने क्रॉस किया ना सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये सिलेबस में नहीं है, अपनी बुक में इसको क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। अगर बुक नहीं है ना तो कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि ये सिलेबस में नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं है, चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स, ठीक है, इस पे भी आप क्या करो, क्रॉस कर लो, अगर किसी पे क्रॉस नहीं हो रहा तो हम कर देते हैं, तो इस पे एक मिनट, कलर तो शो कर दिया है, ओके, ये आपका क्रॉस हो गया है, ठीक है, इसको नहीं करना है। उसके बाद ये विल यू बी माई फ्रेंड भी नहीं करना है। अब है होमोलोगस सीरीज, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। एक मिनट कहाँ गया, तो पहले तो मैं होमोलोगस सीरीज समझा दूँ तुमको होती क्या, फिर मैं बताऊँगी, फिर इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, ओके। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन की फैमिली है, हाइड्रोकार्बन इज अ वर्ड यूज फॉर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अ फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसी फैमिली जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर, हु शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो उस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला होगा, वो सेम होगा उस पूरी क्लास के लिए, ठीक है, मतलब ये ऐसी फैमिली है जिसमें सभी कंपाउंड्स के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं और उन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, सिमिलर मतलब एक जैसी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब देखो ये है आपका, यहाँ पे देखो ये दिखा है, फर्स्ट इज CH3OH आपका मिथेनॉल, और ये है आपका इथेनॉल, ये अंडरलाइन तो होने रहा, छोड़ो इसको, CH3OH, C2H5OH, C3H7 एंड C4H9OH, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहले मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करूँ, CH3OH से मूव करो C2H5 की तरफ, ठीक है, कार्बन का देखो इसके लास्ट में भी क्या है, OH है, और इसके लास्ट में भी क्या है, OH है ना, दोनों के लास्ट में OH है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर कितना कार्बन है, 1, और यहाँ पर 2, तो कितने कार्बन का डिफरेंस आया बच्चे, 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया, इधर 1 कार्बन था, इधर 2 है, तो दोनों में 1 कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3, और इसमें हाइड्रोजन है 5, तो कितना डिफरेंस आया, 5 - 3, 2 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से कितने से डिफरेंट है, CH2 से डिफरेंट है, CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। सिमिलरली आ जाओ C2H5OH, अगला C3H7OH, अब इसके पास भी OH है और इसके पास भी देखो OH है ना, वो तो सेम है, वो तो कोई फर्क नहीं है। आगे जो चेन है कार्बन की उसको देखो, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस। सिमिलरली हाइड्रोजन का देखो, इधर 5 है और इधर 7 है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस, 2, तो मतलब यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है। इसमें फर्स्ट से सेकंड में गए तो भी CH2 का डिफरेंस आया, सेकंड से थर्ड में जाएंगे
तो भी CH2 का डिफरेंस आया। अब थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा, चाहे आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला, क्योंकि इन सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है एटम्स का एक कांस्टेंट डिफरेंस है, CH2 CH2 CH2, तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और इन सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है, ये मीथेन है, CH4 क्या है आपका, मीथेन होता है, मैं ऐसे हल्का सा बता दूं। और C2H6 क्या होता है आपका, इथेन। C2H6 2 कार्बन वाला जो है वो इथेन है और 1 कार्बन वाला मीथेन है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है बच्चे, देखो इसमें भी एक, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 - 1 1 है ना, 1 कार्बन का डिफरेंस। हाइड्रोजन देखो इधर 4 है, ये 4 है, और इधर ये हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ गया 4 से 6 में, 6 - 4 2, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, कितना आया, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया, ठीक है, ओके ओके, क्लियर। अब C2H6 और C3H8 में देख लो, ये जो 2 कंपाउंड है, तो इसमें देखो इसमें 2 कार्बन है ना, और इसमें ये 3 कार्बन है, ये तो चलता ही नहीं है ये, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है कार्बन का, 1 है ना, 2 से 3। सिमिलरली हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 8 है, और इधर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो कितना डिफरेंस आया, 8 - 6 2। तो यहाँ पर भी CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये पूरा अंडरलाइन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आपको समझ में आ रहा है होमोलोगस सीरीज में क्या है, जो यूनिट्स है ना उसके सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर जो उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो भी सेम रहेगी। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। और यस देखो, जो ये एल्कीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला डिफाइन किया है इन्होंने, CnH2n। एल्केन्स के लिए क्या फॉर्मूला है जनरल, CnH2n। और n क्या हो सकता है, n क्या होगा, कहता है n कोई भी नंबर है जिसकी वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी हो। 2 हो सकती है या 2 से बड़ी हो सकती है, 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है, या 1 नहीं हो सकती, 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। उसने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया और n का वैल्यू भी बता दिया। तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने मतलब अगर n की वैल्यू में 2 रखूं तो पहला कौन सा मेंबर बनेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो इस फॉर्मूला में, C2H, यहाँ पे 2n है तो 2 × 2 4, तो C2H4, C2H4 इस इथीन सीरीज का पहला मेंबर बन जाएगा। सिमिलरली 3 पुट करोगे क्या होगा, C3H, H कितने हो जाएगा, 2 × 3 6, C3H6 इसका सेकंड मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स के लिए। तो एल्केन्स जो है एक अपने एक फैमिली है, एक होमोलोगस सीरीज है, जो एल्केन्स होती है सारी, चाहे इथीन मिथीन प्रोपेन ब्यूटेन जो भी होती हैं, उन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। नाउ एक चीज आप याद रखना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है होमोलोगस सीरीज में, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, आपको पता ना मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास उसके एटम्स का मास, एटम के एटॉमिक मास का सम होता है। जैसे इसमें कितने, एक मिनट ऊपर है जो, एक मिनट यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो ये जो C2H6 है और दूसरा क्या है C3H8, अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोलूं तो कैसे करोगे, कार्बन 2 है तो एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 का कितना हो गया 24, और 6 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है तो 6 का 6 हो गया, तो 24 + 6 कितना हुआ 30। C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 30। सिमिलरली C3H8, C3H8 कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, सिंपल, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, 12, 3 का कितना हो गया 12 × 3 36 प्लस 8, 36 + 8 कितना हो गया बच्चे 44, इसका 40 था, सॉरी इसका 30 था, इसका 44 है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या करें, इंक्रीज करता है ना, जैसे आप ये तो पहला सेकंड मेंबर है और ये थर्ड मेंबर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम जाते हैं नीचे फिर से उसी टॉपिक पर, एक मिनट, हाँ। तो जैसे जैसे वो कहते हैं कि आप किसी होमोलोगस सीरीज में बढ़ते हो तो यहाँ पर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक कुछ आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, एक मिनट।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा जनरली, बिकॉज क्योंकि जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है ना, जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड का मास इंक्रीज करता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो होमोलोगस सीरीज में मास के इंक्रीज के साथ, मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज के साथ उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज बताई थी जो, बट ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। बट जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कोई रिएक्शन किसी पर्टिकुलर, किसी रिएक्टेंट से, किसी एसिड से, किसी बेस से, किसी से भी है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो वो जनरली आपकी रिमेन सिमिलर, वो सिमिलर रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी होमोलोगस सीरीज में वो सिमिलर रहती है। उसके बाद देखो होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया ना, कि ऐसी फैमिली जिनको हम किसी जनरल फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो हमने वो एग्जांपल देखा इथीन का, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n, ठीक है, और n का वैल्यू क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 2 से कुछ भी 1 नहीं होगा, 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। फिर हमने एक बात बताई आपको कि जनरली जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको वो सेम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का बढ़ेगा, चाहे कोई भी कंपाउंड है, मास बढ़ने से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं हो सकती, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में जो भी है, मैंने ये बड़ा सा क्रॉस क्यों लगाया जगह जगह जगह, इस चैप्टर के नीचे में यहाँ से लेकर नीचे तक कुछ भी सिलेबस में नहीं है, आप उस पर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। तो इतने बड़े सारे क्रॉसेस का मतलब यही है कि ये चैप्टर बस यहीं तक था, इसके नीचे तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर जो भी टॉपिक्स हैं सिर्फ 3 ही टॉपिक सिलेबस में वही मैंने कराए हैं, ठीक है। आपको पता है केमिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन फर्स्ट टॉपिक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन सेकंड टॉपिक है, थर्ड है आपका इसमें होमोलोगस सीरीज। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, तो ये आज के लिए काफी है और ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप इस चीज को आप ऐसा करना, अभी अपना थोरोली रिवीजन स्टार्ट कर देना, क्योंकि हमारा बचा है 1 चैप्टर, तो उसके बाद तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग ही स्टार्ट करनी है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।